आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बिहार की राजनीति के एक ऐसे किरदार पर नजर डाल रहे हैं जिनका नाम हमेशा ही विवादों और सुर्खियों में रहता है, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही क्या कहें दिलचस्प और विवादास्पद फिगर रहे हैं बिहार की राजनीति में। हमारे पास जो सामग्री है वो उनके सियासी उतार चढ़ाव, उन पर लगे गंभीर आपराधिक आरोप और उनकी लगातार बदलती छवि का एक खाका खींचती है। बिल्कुल। और खासकर ये जो 2024 का चुनाव हुआ, पूर्णिया से उनकी निर्दलीय जीत। हाँ, उसने तो जैसे सबको हैरान कर दिया है ना, राजनीतिक पंडितों को भी। सही बात है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस सफर को। कैसे एक व्यक्ति जिस पर बाहुबली होने के आरोप लगे वो गरीबों के मददगार के तौर पर भी जाना जाता है। हाँ, ये विरोधाभास तो है। और कैसे 14 साल के गैप के बाद वो बिहार से पहले निर्दलीय सांसद बनकर उभरे। हमारा मकसद है इस कहानी के अलग अलग, अक्सर कॉन्ट्रडिक्टरी लगने वाले पहलुओं को सामने रखना। बिल्कुल, एक निष्पक्ष नजरिया जरूरी है यहाँ। चलिए शुरू करते हैं सबसे ताजा और शायद सबसे बड़ी खबर से, पूर्णिया में पप्पू यादव की जीत। ये सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं है, ये बिहार की राजनीति में कई मायनों में एक अहम घटना है। बिल्कुल सही कहा आपने। 14 साल बाद, सोचिए 14 साल बाद बिहार से कोई निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा पहुंचा है। 14 साल। हाँ। और ये जीत सीधे तौर पर महागठबंधन और खासकर आरजेडी की रणनीति पर सवाल खड़े करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टिकट नहीं दिया था। बिल्कुल, अपनी पार्टी में शामिल करने के बावजूद पूर्णिया से टिकट नहीं दिया। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर जिसकी पकड़ मजबूत हो, हाँ, वो बड़े गठबंधनों को भी चुनौती दे सकता है। और चुनौती भी ऐसी दी कि जेडीयू के जो सिटिंग एमपी थे संतोष कुशवाहा, वो हार गए, और आरजेडी की जो अपनी कैंडिडेट थी बीमा भारती, हाँ, उनकी तो जमानत ही जब्त हो गई। जमानत जब्त, मतलब इतने कम वोट की डिपॉजिट भी वापस नहीं मिला। ये तो वाकई चौंकाने वाला था। हाँ बिल्कुल, ये परिणाम साफ तौर पर जमीनी पकड़ और व्यक्तिगत करिश्मे की अहमियत बताता है। ऐसा लगता है पूर्णिया की जनता ने पार्टी सिंबल या गठबंधन के गणित से ऊपर उठकर अपने नेता को चुना। हाँ, शायद उन्हें लगा कि यही हमारी आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, बिहार जैसे राज्य में जहाँ कई बार लोगों को लगता है कि जो स्थापित दल हैं वो उनकी सीधी सुनवाई नहीं करते। सही बात है। वहाँ पप्पू यादव जैसे नेता जो सीधे संवाद और मदद का दावा करते हैं, वो शायद ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन आज जो पप्पू यादव दिखते हैं वो हमेशा ऐसे नहीं थे। उनका असली नाम तो राजेश रंजन है। 1967 में पूर्णिया जिले में ही जन्म हुआ, एक खाते पीते जमींदार परिवार में। हाँ, और कहते हैं उनके दादाजी ने प्यार से उन्हें पप्पू नाम दिया था। अच्छा। राजनीति और शायद कहें कि अपराध की दुनिया में उनका प्रवेश 80 के दशक में उनके मामा अर्जुन सिंह के जरिए हुआ। अच्छा, उनके मामा? हाँ, जो अपने इलाके में काफी दबदबा रखते थे और एक तरह की समानांतर व्यवस्था चलाने के लिए जाने जाते थे। बाद में पप्पू यादव ने इसी विरासत को आगे बढ़ाया और युवा शक्ति नाम का अपना संगठन खड़ा किया। और इसी युवा शक्ति संगठन पर उस जमाने में हत्या, अपहरण, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग जैसे बहुत गंभीर आरोप लगे थे। हाँ बिल्कुल, और यहीं से उनकी वो बाहुबली वाली छवि बनी जो कोसी क्षेत्र में काफी मजबूत हो गई। और उनके शुरुआती राजनीतिक सफर का आधार भी एक तरह से यही छवि बनी। राजनीतिक शुरुआत भी काफी जोरदार रही। 1990 में सिर्फ 23 साल की उम्र में, महज 23 साल, मधेपुरा के सिंहेश्वर से निर्दलीय विधायक बन गए और फिर अगले ही साल 91 में पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा सांसद। हाँ, आते ही छा गए। बिल्कुल। और ये सिलसिला रुका नहीं। 96 में समाजवादी पार्टी से पूर्णिया, 99 में फिर निर्दलीय पूर्णिया से ही, 2004 में आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से। अच्छा, आरजेडी से भी? हाँ, और फिर एक लंबा गैप आया, कानूनी दांव पे चले, जेल गए। उसके बाद 2014 में फिर आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से सांसद बने। और अब 2024 की ये जीत? हाँ, तो कुल मिलाकर अब वो 6 बार लोकसभा पहुंच चुके हैं। 6 बार। ये रिकॉर्ड तो कमाल का है। ये दिखाता है कि उनकी जीत किसी एक पार्टी पर निर्भर नहीं रही है। बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि उनकी जो पर्सनल इमेज है, कोसी सीमांचल इलाके में उनका अपना असर और वोटरों से सीधा कनेक्शन, हाँ, वही ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव जैसे इतने बड़े नेता ने भी उनकी अहमियत समझी और उन्हें आरजेडी में जगह दी, टिकट दिया। हाँ, उनकी चुनावी सफलता ने उन्हें पहचान तो दी, बिहार में भी और राष्ट्रीय राजनीति में भी।
भले ही वो पहचान अक्सर विवादों से घिरी रही हो। सही कहा, विवाद तो हमेशा साथ चले। और यही कहानी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है ना जब हम उनके कानूनी रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। हाँ, वो एक अलग ही अध्याय है। 2024 का जो चुनावी हलफनामा है उसके मुताबिक उन पर 41 आपराधिक मामले दर्ज हैं 41। और 2019 में ये संख्या 31 थी, यानी पिछले 5 सालों में 10 नए मामले जुड़े हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत ज्यादा है। और ये संख्या बिहार के इस बार जो सांसद चुने गए हैं उनमें सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है। हाँ, और यहाँ एक पैटर्न भी देखने लायक है जो थोड़ा चिंताजनक भी है। कैसा पैटर्न? कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी पप्पू यादव का राजनीतिक कद थोड़ा बढ़ता है या वो सत्ताधारी दल पर मुखर होकर सवाल उठाते हैं, तो उन पर नए मामले दर्ज हो जाते हैं या फिर कोई पुराना मामला अचानक से खुल जाता है। अच्छा, जैसे कोविड महामारी के टाइम पे हुआ था। हाँ। जब उन्होंने वो एम्बुलेंस वाला मुद्दा उठाया था, ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया, सरकारी खर्च पे सवाल खड़े किए। हाँ, वो काफी चर्चा में रहा था। बिल्कुल। उसके कुछ ही समय बाद एक बहुत पुराने, मतलब 32 साल पुराने अपहरण केस में उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल एक तरह से राजनीतिक हथियार के तौर पर भी होता रहा है उनके खिलाफ? देखिए, इस संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता। ये पैटर्न निश्चित रूप से इस धारणा को बल देता है कि कई बार कानूनी मामलों का इस्तेमाल सिर्फ न्याय के लिए नहीं होता, बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता साधने के लिए भी होता है। बिहार की राजनीति में कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन पप्पू यादव के मामले में ये चीज बार बार उभर कर सामने आती है। सबसे चर्चित मामला तो शायद वो अजीत सरकार हत्याकांड वाला है, 1998 का। माकपा के विधायक थे अजीत सरकार। हाँ बिल्कुल, वो सबसे संगीन मामला रहा है। उसमें पप्पू यादव मुख्य आरोपी थे और सजा भी हुई थी। हाँ, 2008 में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें और 2 अन्य को दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उम्र कैद? हाँ, और इसी सजा के चलते वो 2009 का चुनाव नहीं लड़ पाए थे। आरजेडी से भी निकाले गए थे। ये उनके करियर पर एक बहुत बड़ा झटका था उस वक्त। लेकिन फिर वो बरी हो गए थे। हाँ, 2013 में पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। अच्छा, सबूतों के अभाव में? हाँ, और कमाल देखिए, बरी होने के फौरन बाद 2014 में वो फिर आरजेडी के टिकट पर सांसद बन गए। ये तो बड़ी नाटकीय वापसी थी। बिल्कुल, ये उनकी राजनीतिक वापसी का एक बहुत अहम मोड़ था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अच्छा। सीबीआई ने हाईकोर्ट के इस बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और वो अपील अभी भी पेंडिंग है। ओहो, मतलब मामला अभी लटका हुआ है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का फैसला पलट देता है तो उनकी सांसदी फिर खतरे में पड़ सकती है। ये उनके सिर पर लगातार लटक रही एक तलवार की तरह है। और जैसा हमने कहा, सिर्फ यही मामला नहीं है, और भी है। मई 2021 में वो 32 साल पुराने अपहरण केस में गिरफ्तारी हुई। हाँ, 2023 में 2 अलग-अलग मामलों में पटना की एमपी एमएलए कोर्ट से सजा भी हुई। एक दंगे और सरकारी काम में बाधा डालने का, दूसरा चोरी की संपत्ति छिपाने में मदद करने का। हाँ, छोटे मामले थे शायद, पर सजा हुई। हल्फनामे में तो हत्या के प्रयास के 3 मामले, दंगा के 9, अपहरण के 2, जबरन वसूली के 2, धोखाधड़ी, धमकी, मतलब लिस्ट लंबी है। हाँ, गंभीर आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है। और सबसे ताजा मामला वो चुनाव जीतने के बाद वाला। हाँ, वो तो बिल्कुल ताजा है। 2024 चुनाव जीतने के चंद दिनों बाद ही सामने आ गया। पूर्णिया के एक व्यवसायी ने उन पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 1 करोड़ की रंगदारी चुनाव जीतने के तुरंत बाद। हाँ, अब पप्पू यादव इसे अपने राजनीतिक विरोधियों की साजिश बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं। पर यह दिखाता है कि कानूनी चुनौतियां उनके राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं, पीछा नहीं छोड़ रही हैं। उनके राजनीतिक रिश्ते भी काफी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। आरजेडी और लालू यादव से लंबा नाता रहा। 2004 और 2014 में उन्हीं की पार्टी से जीते भी। हाँ, काफी करीबी माने जाते थे एक समय में। लेकिन 2015 में फिर क्या हुआ? आरजेडी ने निकाल दिया। हाँ, 2015 में तस्वीर बिल्कुल बदल गई। आरजेडी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। 6 साल के लिए? हाँ, पप्पू यादव का तभी आरोप था कि लालू यादव अपने बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। अच्छा, मतलब विरासत की लड़ाई। हाँ, उनका कहना था कि लालू जी को पप्पू यादव से अपनी राजनीतिक विरासत के लिए खतरा महसूस हो रहा था। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, जाप। हाँ, जैप।
2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने लालू नीतीश गठबंधन के खिलाफ एक मोर्चा भी बनाया था, पर उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। मतलब पार्टी उतनी सफल नहीं रही। नहीं, चुनावी राजनीति में जैप कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। करीब 9 साल पार्टी चलाने के बाद इसी साल मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ले कांग्रेस में कर दिया। कांग्रेस में विलय, ये भी बड़ा कदम था। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि वे और उनका परिवार हमेशा से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे हैं और उन्हें राहुल गांधी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। विलय का मकसद तो साफ था, पूर्णिया लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट पाना, है ना? हाँ, उम्मीद तो यही थी, लेकिन महागठबंधन का जो सीट बंटवारा हुआ उसमें वो सीट आरजेडी को चली गई। वो सीट आरजेडी के खाते में चली गई और आरजेडी ने जेडीयू से आई बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बना दिया। ये तो पप्पू यादव के लिए मतलब बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल, पार्टी विलय की और फिर टिकट ही नहीं मिला। झटका जरूर था, लेकिन पप्पू यादव पीछे नहीं हटे। उन्होंने वो मशहूर बयान दिया कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हाँ, सुना था मैंने। और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और नतीजा हम सब जानते हैं, वे जीत गए। और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने टिकट ना देने के बावजूद उन्हें पार्टी से निकाला नहीं निकाला। कहा जाता है कि इसमें प्रियंका गांधी की भूमिका थी और पप्पू यादव ने भी चुनाव के दौरान दूसरी जगहों पर जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए प्रचार किया। अच्छा। हाँ, तो ये कांग्रेस और उनके बीच एक अजीब सा लेकिन शायद अब मजबूत होता रिश्ता दिखाता है। ये जीत तो एक तरह से गठबंधन धर्म को सीधी चुनौती थी। मतलब सहयोगी दल की इच्छा के खिलाफ जाकर चुनाव लड़े और जीत भी गए। बिल्कुल। और ये हमें पप्पू यादव की कहानी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विरोधाभासी पहलू पर लाता है। उनकी दोहरी छवि। हाँ, वो दोहरी छवि, एक तरफ बाहुबली डॉन वाली छवि, खासकर 90 के दशक की, और दूसरी तरफ हाल के वर्षों में गरीबों का मसीहा या सेवादार वाली छवि। ये बदलाव कैसे आया, ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन? देखिए, कानूनी झटके लगे, जेल गए और खासकर आरजेडी से जब निकाले गए उसके बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी छवि को बदलने की एक सचेत मतलब कॉन्शियस कोशिश की। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सामाजिक कार्यों पे ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपदा राहत में। उनकी जो आत्मकथा आई द्रोह काल का पथिक, वो भी इसी छवि निर्माण की एक कोशिश लगती है। उसमें वो खुद को परिस्थितियों का शिकार बताते हैं। और उनके कुछ काम वाकई सुर्खियों में भी रहे, जैसे कोविड के टाइम पे पटना में एम्बुलेंस की कालाबाजारी का मुद्दा उठाना। हाँ, वो बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था उन्होंने। ऑक्सीजन सिलेंडर बांटना, फिर वो खबरें भी आई कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी जमीन बेच दी। इन चीजों ने उन्हें मीडिया में और लोगों के बीच एक मददगार नेता की पहचान दी। बिल्कुल। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या कि ये छवि परिवर्तन कितना वास्तविक है और कितना रणनीतिक? क्या ये कानूनी और राजनीतिक मुश्किलों के दौर में अपनी प्रासंगिकता, अपनी रेलेवेंस बनाए रखने का एक तरीका है? हाँ, ये सवाल तो है। बिहार जैसे राज्य में सोचिए, जहां सरकारी मदद या न्याय अक्सर आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर लगता है। सही बात है, सिस्टम कई बार फेल होता दिखता है। हाँ, वहाँ पप्पू यादव जैसा कोई व्यक्ति अगर सीधे मदद करता दिखता है, चाहे वो अस्पताल में बेड दिलवाना हो, किसी की फीस भरनी हो या बाढ़ में राहत पहुंचाना हो, तो लोगों के लिए वो ज्यादा मायने रखता है, भले ही उस व्यक्ति का अतीत कैसा भी रहा हो। मतलब वो एक तरह से सिस्टम के पैरेलल एक ज्यादा एक्सेसिबल सिस्टम बन जाते हैं। बिल्कुल, एक तरह से वही ज्यादा सुलभ व्यवस्था का प्रतीक बन जाते हैं वो। तो क्या उनकी 2024 की जीत इसी मददगार वाली छवि का नतीजा है, जिसने उनके कथित बाहुबली अतीत या उन पर लगे आपराधिक मामलों पर पर्दा डाल दिया? देखिए, ये कहना शायद पूरी तरह सही ना हो कि पर्दा डाल दिया, लोग भूलते नहीं हैं। लेकिन हाँ, वोटरों के एक बड़े वर्ग के लिए उनका ये व्यक्तिगत जुड़ाव, उनकी पहुंच और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की जो धारणा है, वो उनके कानूनी इतिहास पर भारी पड़ी, जरूर भारी पड़ी। ये बिहार की राजनीति की उस जटिल सच्चाई को दिखाता है जहां वोट अक्सर सिर्फ नैतिकता या कानून के शासन पर नहीं पड़ते, बल्कि किस पर पड़ते हैं? नेता के प्रभाव पर, उसकी जातिगत समीकरण साधने की क्षमता पर और जमीनी स्तर पर उसकी उपयोगिता मतलब उसकी यूटिलिटी की धारणा पर भी पड़ते हैं। तो अब आगे क्या? एक निर्दलीय सांसद के तौर पर संसद में उनकी राह कैसी होगी? चुनौतियां तो कम नहीं होंगी, है ना? बिल्कुल नहीं, राह आसान नहीं होगी। संसद में अपनी आवाज को प्रभावी बनाने और अपने क्षेत्र पूर्णिया के लिए काम करवाने के लिए उन्हें सहयोगियों की जरूरत होगी। कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते शायद यहाँ काम आए। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते यहाँ अहम हो सकते हैं और शायद वे भविष्य में इंडिया ब्लॉक के साथ तालमेल बिठाएं,
लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो कानूनी ही है। वो अजीत सरकार वाला मामला। हाँ, अजीत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगर मान लीजिए हाईकोर्ट का फैसला पलट गया तो उनकी सदस्यता तुरंत खत्म हो सकती है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा। और ये जो हालिया रंगदारी का मामला आया है वो भी यही इशारा करता है कि कानूनी मुश्किलें उनका पीछा आसानी से नहीं छोड़ेंगी। तो उनकी रणनीति क्या होगी? रणनीति शायद वही रहेगी, इन मामलों को राजनीतिक साजिश करार देना और कानूनी प्रक्रिया को जितना हो सके लंबा खींचने की कोशिश करना, जैसा कि अक्सर होता है। 18वीं लोकसभा में उनकी भूमिका देखना दिलचस्प होगा। हाँ बिल्कुल, उन्हें अपनी बात रखने और पूर्णिया के मुद्दे उठाने के लिए काफी राजनीतिक चतुराई दिखानी होगी। और उनकी जीत आरजेडी और महागठबंधन के लिए भी एक सबक है। क्या सबक? कि जमीनी हकीकत और लोकप्रिय नेता को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। तो कुल मिलाके पप्पू यादव की कहानी बिहार की राजनीति के उन तमाम रंगों को समेटे हुए है। बाहुबल का दौर भी है, सामाजिक सेवा का दावा भी है, जातीय समीकरणों का खेल है, राजनीतिक उठापटक है। बिल्कुल, वे एक ऐसे नेता हैं जो तमाम कानूनी और राजनीतिक बाधाओं के बावजूद टिके रहने और बार बार वापसी करने में कामयाब रहे हैं। उनकी 2024 की जीत ने फिर से ये साबित किया है कि व्यक्तिगत करिश्मा और जमीनी जुड़ाव आज भी पार्टी पॉलिटिक्स और गठबंधनों के गणित पर भारी पड़ सकता है। हाँ, ये बात तो साफ है। वे कानूनी तलवार के साए में रहते हुए भी जनता के बीच अपनी एक जगह बनाए रखने में सफल रहे हैं। ये अपने आप में एक स्टडी का विषय है। उनका आगे का सफर कैसा होगा ये काफी हद तक कानूनी फैसलों पर निर्भर करेगा और बिहार की बदलती राजनीतिक हवा पर भी। देखना होगा कि वे संसद में अपनी इस नई पारी को किस तरह से खेलते हैं। बिल्कुल, नजर रहेगी। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल तो जहन में घूमता ही है। हाँ, और वो सवाल शायद ये है कि इतने गंभीर आपराधिक आरोपों के बावजूद पप्पू यादव जैसे नेताओं की जो लगातार राजनीतिक सफलता है वो वोटरों की प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताती है? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत करिश्मा है या फिर ये हमारे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की कुछ गहरी खामियों की ओर भी इशारा करती है, खासकर उन इलाकों में जहां लोगों को लगता है कि जो स्थापित व्यवस्था है वो उनकी नहीं सुनती? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ।